हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई ट्रैवल वीडियो में। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है अभी पिछले कुछ दिनों से मैं हूं जॉर्जिया में। और दोस्तों ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोग भी जॉर्जिया ईजिली ट्रैवल कर पाएँ जैसे मैंने किया है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जॉर्जिया में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपकी मदद करूँगा और आपको बताऊँगा कि अगर आप जॉर्जिया ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कैसे जॉर्जिया ट्रैवल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से कवर करूँगा ई वीज़ा और यहाँ की जो बेसिक गाइड है, फ़्लाइट्स हैं और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप जॉर्जिया ट्रैवल कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में और इन्जॉय कीजिएगा। बाकी ये जो वीडियो है ना ये मैं थोड़े काट के पार्ट्स में बनाऊंगा और उन सभी पार्ट्स में मैं आपको यहाँ की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको बहुत मदद होगी यहाँ ट्रैवल करने में। उसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा जिससे आप अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं और ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ बनाता रहूँ। सो गाइस, जॉर्जिया आने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है यहाँ का ई वीज़ा। और जॉर्जिया इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीज़ा प्रोवाइड करता है। और ई वीज़ा कैसे आपको लेना है वो मैं आपको ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो डाल चुका हूँ और आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इसके मैं बस आपको थोड़ी हाईलाइट दे देता हूँ। बहुत ईजी होता है और मैं कहूँगा कि मतलब आपको 2 से 3 दिन में वीज़ा दे देते हैं। 20 USD प्लस 15 USD, टोटल 35 USD का ये वीज़ा होता है। और 3 महीने का नॉर्मली मल्टीपल एंट्री आता है, बट मुझे कुछ लोग मिले हैं जिनको इन्होंने सिंगल एंट्री भी दिया। बट एनीवेज अगर आपके पास मल्टीपल भी आए, सिंगल भी आए, आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। और आप उस वीडियो को मतलब पूरा ध्यान से देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी को भी ओवर पे करने की जरूरत नहीं है। बहुत सस्ता वीज़ा 35 USD मिल जाता है। और उसके बाद आती है बारी फ्लाइट्स की। तो गाइज ऑब्वियसली अगर आपको जॉर्जिया आना है तो आपको फ़्लाइट्स में आना पड़ेगा, है ना, इंडिया से। तो इंडिया से डेली बेसिस पे दिल्ली और मुंबई से इंडिगो की फ़्लाइट आती है नॉन स्टॉप। और उसका जो प्राइस है ना वो 30 से 3700 3500 पड़ जाता है। तो मैं तो कहूँगा आप कोशिश कीजिए सेल टाइम पे ना उसका मतलब पूरा ट्रैक करते रहिए। बिकॉज मुझे भी सेल टाइम पे मैंने बुक कर ली थी और मुझे अराउंड 25,000 की मिल गई थी, जो कि बहुत सस्ती है। राउंड ट्रिप मिल गया था मुझे इंडिगो का दिल्ली से। तो आप भी फ़्लाइट ऐसे बुक कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सस्ती 2-3 हज़ार सस्ती आपको बाकू के थ्रू मिल जाती है, अजरबैजान। जी हाँ, तो आप वहाँ से वो स्टॉप वाली फ्लाइट भी ले सकते हैं। बट मैं तो कहूँगा अगर आप जॉर्जिया आ रहे हैं ना तो कोशिश कीजिए, अगर आप डायरेक्ट इंडिया से आ रहे हैं तो नॉन स्टॉप फ्लाइट में आइए। बिकॉज इमिग्रेशन आपको पता है थोड़ी स्ट्रिक्ट है। और बाकी इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो डाल चुका हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरी जॉर्जिया प्ले लिस्ट में जाइए और वो दोनों वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो ठीक है, ये हो गया फ्लाइट का और वीज़ा का। ये तो हो गया फ़्लाइट्स और ई सिम का। तो अब बारी आती है जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे यहाँ पे तब आपको चाहिए होगा ऑब्वियसली सिम। और सिम के लिए जैसे मैं आपको सजेशन देता हूँ कि हमेशा आप ई सिम लीजिए। ई सिम अगर आप पर नाइट बेस पे लेते हैं गोडा से, trip.com से या किसी और ऐप से, तो आपको यहाँ पर 110 रुपये से लेके 120 रुपये तक के कई प्लान मिल जाएंगे पर डे, जिसमें आपको 1 GB डाटा मिलता है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल सिम लेना चाहते हैं तो एयरपोर्ट में जो फिजिकल सिम है ना वो 700 रुपये से, अगर आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं तो आपको 700 से 800 रुपये के बीच का मिल जाएगा, जिसमें वो डाटा काइंड ऑफ अनलिमिटेड मिल जाता है और नंबर भी होता है। कॉलिंग उसमें नहीं होती है, डाटा के लिए होता है। और कॉलिंग वाला लेना है तो इसकी कॉस्ट 400-500 रुपये बढ़ जाती है। तो अगर आप सिम लेना चाहते हैं फिजिकल तो आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं। ई सिम के लिए तो वैसे मैं आपको सब हमेशा ही सजेशन देता हूँ कि ई सिम लिया कीजिए यार, ये सिम सस्ता भी पड़ता है और 24 आवर के हिसाब से चलता है। मतलब जब आप एक्टिवेट करोगे उसी के हिसाब से वो आगे नेक्स्ट डे तक पूरा चलता है। ठीक है, ये हो गया सिम का। और सिम के अलावा अगर मैं बात करूँ कि जैसे अगर आप सिम नहीं लेते और वाईफाई वगैरह, तो वाईफाई यहाँ मतलब बहुत जगह आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेन में भी यहाँ वाईफाई होता है। इसके अलावा आप कहीं जब वॉक कर रहे होंगे ना तो कई रेस्टोरेंट्स ने वाईफाई अपना ओपन रखा होता है, तो आप ईजिली मतलब उनका बाहर खड़े होकर यूज़ कर सकते हैं। कई बार मुझे भी इमरजेंसी पड़ी थी तो 1-2 जगह मैंने किया। इसके अलावा कई और जगहें भी है जहाँ पर फ्री वाईफाई ओपन किया होता है उन्होंने, बट गवर्नमेंट ने ऐसे कोई स्ट्रिक्टली वाईफाई नहीं दिया है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से तो इंटरनेट की ज़रूरत आपको पड़ने ही वाली है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो। और ये हो गया सिम का। अब इसके बाद बारी आती है करेंसी की। तो गाइस यहाँ पर चलती है जॉर्जियन लारी। और जॉर्जियन लारी, एक जॉर्जियन लारी इंडिया की 33.50 पैसा लगा लीजिए समथिंग की ये वैल्यू बनती है, मतलब 34 बोल लेते हैं। तो 34 रुपीज़ की 34 रुपये की एक लारी पड़ती है इंडियन करेंसी के हिसाब से। और मैं तो आपको कहूँगा कि USG कैरी कीजिए और अपना एयरपोर्ट से ही कन्वर्ट करा लीजिए। USG INR यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। कहीं भी बहुत ही रेयर कंट्री, 1-2 कंट्री जहाँ पर INR एक्सेप्ट होता है, तो आपको USG लेके आना है। और USG लेके आते ही अगर आपने प्री बुक वगैरह कुछ नहीं कराया हुआ तो आपने
एयरपोर्ट से मतलब 40-50 करा लीजिएगा, मैंने तो 100 ही करा लिए थे। और मतलब अगर पूरी मैं चेक बताऊँ आपको तो मेरे 300 से 400 रुपये के बीच में उन्होंने डिडक्शन करी थी अगर मैं इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करूँ, और मुझे 100 USD के इन्होंने लारी कन्वर्ट करके दे दी थी। तो मैं तो आपको ये कहूँगा USD कैरी कीजिए, यूरो कैरी कर लीजिए, USD कैरी कर लीजिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैरी कर लीजिए, बट जो सबसे बेस्ट होता है ना वो USD होता है। पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी ले जाओ, हर जगह चलेगा और वो आपको कन्वर्ट करके करेंसी दे देंगे। बाकी जब आप यहाँ स्ट्रीट्स में घूमोगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत मिल जाएंगे करेंसी चेंजर, बट मैंने जो मतलब देखा था तो 50-100 रुपये से ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिटी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है और एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा वो चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे पहले से ही पता था कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसलिए मैंने एयरपोर्ट में ही 100 USD मतलब कन्वर्ट करा लिए थे। और बाकी इसके अलावा भाई बहुत मतलब जो कार्ड वाला सीन है बहुत बढ़िया, हर जगह ऑलमोस्ट आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। आप अपना जो टैप एंड पे एक्टिवेट रखिएगा, मज़े से टैप कीजिए और पे कीजिए। यहाँ के जो स्टोर्स हैं ना उनमें भी कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना, जैसे कई कंट्रीज़ में ना वो कहते हैं कि आपको अगर कार्ड से पे करना है तो एटलीस्ट इतना आपको बिल बनाना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी बिल हो, मतलब मिनिमम टू मिनिमम बिल हो आप आराम से कार्ड से पे कर सकते हैं। जस्ट टैप कीजिए और अपने सामान लेके चले जाइए। तो ठीक है गाइज़, ये हो गया करेंसी eSIM का। अब बात आती है एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन की। तो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन में ना देखो, अगर आपकी फ़्लाइट 11 बजे से पहले आ रही है तो यहाँ पर बस है 337 बस आपको सिटी सेंटर में ड्रॉप कर देगी। और सिटी सेंटर में अगर आपका होटल है तो अपना मज़े से अपना गूगल पे मैप पे यूज़ करके पहुँच जाइए। अदरवाइज़ आप मतलब सिटी सेंटर आ जाइए और वहाँ से कैब कर लीजिए, बिकॉज सिटी सेंटर और यहाँ से अगर आप एयरपोर्ट से अगर डिफरेंस की बात करूँ ना तो बाय बस 50 मिनट लगते हैं और बाय कार 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो हाँ, थोड़ा दूर है। और उस बस मतलब वो बस है जो 337, उसका चार्ज जो मात्र 1 लारी है, मतलब 34 रुपीज़ में आपको वो सिटी सेंटर उतार देगी। 50 मिनट की राइड है तो ऑब्वियसली बहुत सस्ता है। और अगर आप गाड़ी करते हो ना, बिकॉज मेरी फ़्लाइट मैं इंडिगो से आया था, जैसे मैंने बताया इंडिगो की फ़्लाइट लेट हो गई थी तो 11 बजे के बाद मैं एयरपोर्ट से निकला तो मुझे वो बस नहीं मिल पाई थी। पर अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो मुझे गाड़ी में मेरे लगभग 20 लारी चार्ज लग गया था 11 बजे के बाद प्राइवेट कैब में। मैंने Yandex से बुक करी थी, आपको मैंने पहले ही बताया था Yandex और बोल्ट आपने डाउनलोड रखनी है यहाँ पे। उससे आप फूड भी डिलीवर कर सकते हैं, कैब्स भी ले सकते हैं और भी कई चीज़ें, बट उसकी हमारी ज़रूरत नहीं होती है। तो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र के लिए आपको 337 बस लेनी है। इसके अलावा अगर आपकी भी इंडिगो फ़्लाइट लेट हो जाए या आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं यहाँ पे तो मज़े से आप 337 ले सकते हैं। अदरवाइज़ इंडिगो की फ़्लाइट से आ रहे हो और लेट होगी तो फिर आपको वो बस नहीं मिलेगी। तो Yandex और बोल्ट यूज़ कीजिएगा, मज़े से बढ़िया है। मतलब और उसमें भी आप मतलब अपना कार्ड ऐड कर लीजिएगा, कार्ड से जस्ट पे हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि OTP वगैरह आता है, वो अपने आप डिडक्ट करता रहता है आपकी राइड की। मेरा भी कार्ड ही उसमें रजिस्टर्ड है और कार्ड से जो मैं कैब्स बुक कर रहा हूँ वो बढ़िया हो रही है। मतलब वो पेमेंट होती रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे कि OTP चाहिए या पेमेंट फेल हो रही है, मस्त चल रहा है। और अपने कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट रखिएगा। और शहर के अंदर भी घूमने के लिए आपको बोल्ट और Yandex सबसे बेस्ट है। मतलब 5-6 किलोमीटर की राइड तो यार 100, 120, 130 रुपये की आ रही है, तो काफ़ी सस्ता है। जब बारी आती है कि आपको जॉर्जिया में जो सिटीज़ है वो कैसे ट्रैवल करनी है, हालांकि उसका भी एक मैं सेपरेट ब्लॉग्स तो डाल ही चुका हूँ। आपको मेरी पूरी प्लेस लिस्ट अगर आप चेक करेंगे जॉर्जिया की तो उसमें दिख जाएगा, बट मैं आपको एक थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि मोस्ट फेमस है बातूमी, है ना, कस्बेगी, इन जगहों पे अगर आपको जाना है ना तो देखो बातूमी के लिए तो आपको ट्रेन मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि इंटर सिटीज़ के लिए फ़्लाइट्स वगैरह लेनी है। आपको ट्रेन मिल जाएगी बातूमी के लिए, 5.5 घंटे लगते हैं। उसका सेपरेट एक ब्लॉग मैं बना चुका हूँ कि आपको वो कैसे बुक करनी है। तो और उसके अलावा बसेस भी ले सकते हैं। बसेस थोड़ी लंबी होती है, हालांकि ट्रेन भी 5.5 घंटे लगाती है बातूमी के, बट अगर आप बसेस की बात करो बसेस 7 से 8 घंटे लगाती है। और पर्सनली मतलब मुझे जो बस वाला ट्रैवल है ना वो पसंद नहीं है, मैं ट्रेन प्रेफरेंस रखता हूँ। तो ट्रेन की अच्छा ऑप्शन है, तो मैं तो कहूँगा आप लोग भी ट्रेन से ट्रैवल कीजिएगा। इसके बाद जो एक फेमस जगह और है कस्बेगी, वो आती है। उसके लिए क्या आप डेली साइट सीइंग ले सकते हैं, डे टूर ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया था। क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो जो वहाँ पर जो होटल्स वगैरह है ना, वहाँ पे एक तो वो थोड़े ऐसी जगहों पे है कि थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाती है, आपको स्पेशली कार लेनी पड़ती है आगे 4x4 ऊपर तक जाने के लिए। और दूसरा स्नो के टाइम पे ना वहाँ सिटीज़ में कुछ ज़्यादा उन जगहों पे कुछ ज़्यादा करने को है भी नहीं। तो मैंने सोचा यार अगर मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते तो ऑब्वियसली मैं भी जाता कि उनके साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड होता। अकेले मैं क्या ही करूँगा, और वहाँ हॉस्टल्स वगैरह नहीं है। और कुस्बेगी के लिए अगर आप वैसे रुकने के लिए प्लान कर रहे हैं ना, आप डे टूर, तो ऑब्वियसली आपको डे टूर वाले पिक एंड ड्रॉप रखते हैं। तो अगर आप वैसे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मिनी वैन्स चलती है, तो आप वो बुक कर सकते हैं। वो चार्ज आपका 15 से 20 USD लग जाता है अगर आप 1-2 एशिया वगैरह से बुक करेंगे, और वो आपको ड्रॉप कर देंगे और वही उन्हीं से आप 1-2 दिन अपना स्पेंड करके वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक गवर्नमेंट बसेस चल रही हैं यहाँ, आपको मिनी बस वैन्स लेनी पड़ेगी। इवन यहाँ पे कई जो
जो रशियन बॉर्डर और भी है जहाँ पर हाइकिंग के लिए जो पॉपुलर है, 3-3 4-4 दिन की हाइकिंग है, अगर वहाँ आपको जाना है उसके लिए भी आपको मिनी वैन्स का ही ऑप्शन होता है। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट बसेस नहीं है जो आपको दूसरी सिटीज़ लेके जाती है, और मिनी वैन में आप 9-9 8-8 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा वहाँ तक जाने का। और बुकिंग के लिए आप यहाँ लोकल एजेंट्स कर सकते हैं, One2Go एशिया से बुक कर सकते हैं। One2Go एशिया वाले आपको सारी डिटेल्स वगैरह शो कर देते हैं, नंबर एड्रेस वगैरह, तो आप इजीली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ट्रैवल एजेंट्स वगैरह होते हैं ना, इनके हेल्पलाइन नंबर वो इजीली बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। तो ठीक है, ये तो हो गया अब आपको ट्रैवल वगैरह कैसे करना है। इसके बाद अब मैं आपको अगली क्लिप में मिलता हूँ और जो कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताता हूँ जॉर्जिया के बारे में। अगली चीज़ आ जाती है जो यहाँ के होटल्स, एयरबीएनबी और हॉस्टल्स हैं वो कैसे बुक करने हैं और कहाँ कहाँ आपको स्टे करना है। तो गाइस देखिए, जब आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हो, अब डिपेंड करता है कि जैसे आप मेरी तरह ट्रैवल कर रहे हैं, बैकपैकिंग कर रहे हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, या फैमिली या अपने वाइफ के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा अपने बजट के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। तो अगर हम हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल आपको 500 से लेके 1500 तक के बीच में कई टाइप के मिल जाएंगे। तो हॉस्टल्स में देखो क्या फ़ायदा होता है, किचन हो जाती है, तो आप किचन में अपना खाना बना सकते हो, क्योंकि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत सारे पैसे बचाने की ज़रूरत होती है, जैसे मैं बचाता हूँ, क्योंकि आपने बार बार फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना है, तो आप ऐसा नहीं है कि एक जगह सारे पैसे लगा देंगे। तो मैं हमेशा हॉस्टल्स रुकता हूँ, क्योंकि हॉस्टल्स में क्या होता है ना कि आप खाना वगैरह बना लेते हैं और बेड शेयरिंग पे होते हैं, तो सस्ता पड़ता है और ईजिली आप लोगों से मिल पाते हैं। तो कई आप टूर्स ले पाते हैं जिसमें आप पैसे बचा सकते हैं और कई डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्रेंड्स बना सकते हैं, उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं होटल्स भाई यहाँ पे आपको 2500 से लेके 3500, 4000, 5000 और ऊपर जितना मर्जी चले जाइए। बाकी हालांकि कुछ ऑफ सीजन में आपको 2000, 1800, 1500 तक के होटल्स भी मिल जाएंगे, बट वो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। बाकी एयरबीएनबी भी आप ले सकते हैं। एयरबीएनबी का जो प्राइस होता है ना वो 1700, 2000, 2500 इस टाइप का होता है, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी का और एरिया का। बाकी एयरबीएनबी में आपको किचन मिल जाता है, आप इजीली कुक वगैरह कर सकते हो। तो एयरबीएनबी में उनको प्रेफरेंस देता हूँ जो ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं लोग, क्योंकि ग्रुप में ना अगर आप बड़ा एयरबीएनबी लेते हो तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो मैं तो यार ऑलमोस्ट अकेला ट्रैवल करता हूँ, तो एयरबीएनबी में बहुत कम रुकता हूँ। हालांकि मैं बातूमी में एयरबीएनबी में रुका था, बिकॉज उसमें जो मुझे एयरबीएनबी का चार्ज है ना वो भी 750 रुपये पड़ा था, क्योंकि अभी विंटर्स में ना ट्रैवल थोड़ा कम है और बाकी क्रिसमस अभी खत्म हुआ रिसेंटली। तो क्या है कि बातूमी में तो अभी तक आधी जगह की क्लोज थी, तो एक तरह से वो ऑफ सीज़न ही काउंट कर रहे थे, बिकॉज क्रिसमस ये लोग बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। तो बाकी बुकिंग के लिए आप agoda booking.com से आप जरूर कंपेयर करिएगा प्राइस, बिकॉज सबसे ज़्यादा ऑप्शंस इन्हीं में मिलेंगे, स्पेशली जब आप अब्रॉड ट्रैवल करते हैं। agoda और booking.com यही आपको प्रेफरेंस रखनी है, यहीं से बुकिंग करना, और कई बार आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, इनकी कोई डील्स वगैरह चल रही होती है। मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि डील्स वगैरह में ही ये सारी जो अपनी बुकिंग्स हैं वो तब बना लूँ, क्योंकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं, और भाई एक्स्ट्रा पैसे बचाना किसको पसंद नहीं है। और अगर रही बात एरिया की, तो भाई मैं जो रुका हूँ ना वो ओल्ड तिपलिसी वाले एरिया में रुका हूँ, और वही मेन एरिया है रुकने का। तो मैंने आपको जो साइट सीइंग वाला ब्लॉग दिखाया था अपना, उसमें आपको देखा था मैंने वॉक करके ही सारी जगह ऑलमोस्ट कवर कर ली थी तिपलिसी की। तो आपको भी उसी एरिया में रुकना, और हालांकि जो 90% टूर्स हैं ना जॉर्जिया के वो उसी एरिया से जाते हैं, तो आपके वॉकिंग डिस्टेंस में रहता है, तो वो भी आप बहुत सारे पैसे कैब के बचा लेते हैं। एयरपोर्ट की दूरी वहाँ से अराउंड 13-14 किलोमीटर है और डिस्टेंस 25 से 30 मिनट है। तो ईजिली आप मतलब ओल्ड तिपलिसी वाले एरिया में रुकते हैं ना, तो ईजिली आप हर जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, ओल्ड तिपलिसी वाला एरिया और लोकेशन सेलेक्ट करके वहाँ पर जो भी आपको हॉस्टल, होटल और एयरबीएनबी दिख रहे हैं वो बुक कर लीजिए, ईजी रहेगा। और बाकी मेन अट्रैक्शंस और अच्छे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप सब वहीं मिलेगी, वाइन शॉप्स आपको वहीं मिलेगी, डिफरेंट तरह की। अगर आपको वाइन्स ट्राई करनी है तो वो एरिया भी आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है। जब बारी आती है फूड ऑप्शंस की, तो गाइस फूड ऑप्शंस में यहाँ पर आपको इजीली इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बिकॉज जो नॉर्मली वेज लोग होते हैं ना उनको इंडियन रेस्टोरेंट्स की ज़्यादा ध्यान रहता है, बिकॉज और जगह यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब वेजिटेरियन में भी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है और क्या क्या चीज़ें ये बनाने वाले हैं। और बाकी जो नॉन वेज है, नॉन वेज भी आपको पता है समझ नहीं आता है, बिकॉज जो वो है ना नॉन वेज में इनका जैसे कि कुछ चीज़ें उसमें बीफ और ये पोर्क भी मिलाते हैं चिकन के साथ साथ, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सो एनीवेज खाने के लिए आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको दूसरी वीडियोज़ में भी बताया दिखाए भी हैं कि कई इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बातूमी में भी है, तिबलिसी में भी है। और उसके अलावा अगर आप ग्रॉसरी स्टोर की बात करें तो स्पार नाम से यहाँ पर हर जगह आपको ग्रॉसरी स्टोर मिल जाएगा, मतलब स्टोर मिल जाएगा, 24 आवर होता है, आप कुछ भी खरीदिए, सिगरेट्स, वाइन, वोडका, खाने पीने के आइटम, पैक्ड आइटम्स, सॉसेज, चिकन और नूडल्स, कप नूडल्स वगैरह सब अवेलेबल रहते हैं और बहुत ही सस्ते रेट पे रहते हैं। बाकी उन्होंने मेंशन किया होता है कि
मतलब इसका प्राइस क्या है, तो आप अपने हिसाब से वो चीज़ें ले सकते हैं। उसके अलावा कई जैसे कि और भी इनके लोकल स्टोर्स हैं, बट उसका क्या है ना, नाम इन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा हो तो उसका मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मतलब पर आप जब घूमेंगे तो आपको मिल जाएंगे। पर जो स्पार है ना वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा, तो 24 आवर है ऊपर से, तो ईज़िली आप जाओ। और कार्ड एक्सेप्ट यहाँ हर जगह हो ही जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाहे कोई 1 लारी की पेमेंट हो चाहे 5 लारी की पेमेंट हो, तो कार्ड्स तो आप ईज़िली पे कर सकते हो। गाइस फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ वापस इंडिया, और अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में। अभी जस्ट मेरी फ़्लाइट पहुंची है, शक्ल देख के आपको पता चल ही रहा होगा। 5 घंटे की फ़्लाइट थी, बढ़िया रहा। तो लास्ट पॉइंट है गाइस कि आपको जो आप अगर तिबलिसी जाते हैं तो मतलब कितना एक्सपेंसिव रहने वाला है। बाकी देखो कितना महंगा उसके हिसाब से तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, बट अगर आप यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करोगे ना तो बहुत सस्ता है। बट अगर आप साउथ ईस्ट एशिया से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कॉस्टली है। तो बाकी लेकिन आप स्मार्टली ट्रैवल करोगे, जो मैंने ये इस पूरी ब्लॉग में टिप्स बताई है, तो आप बहुत पैसे बचा सकते हैं ईज़िली, जैसे मैंने भी बचाया है। मतलब आप आराम से 10 दिनों में इंक्लूडिंग फ़्लाइट अगर आप पर हेड बेस पे लगा के चलें तो 50,000 के अंदर अंदर ही ट्रिप कर सकते हैं बहुत ही ईज़िली, अगर आप बैक पैकिंग करना चाहते हैं। तो रही बात बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ मुझे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। मैं सबकी हेल्प करता हूँ, आपकी भी करूँगा। और गाइज़ बहुत सुंदर कंट्री है, मैं आपको बार बार हर ब्लॉग में बता रहा हूँ, आपको प्लान करना चाहिए, आप बहुत मज़े आने वाले हैं। और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया घूमे हैं ना तो आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप का ये टूर होने वाला है, क्योंकि जैसे मैं भी ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया बहुत घूमा हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, स्पेशली यूरोप टच है पूरा, तो मज़ा आया भाई। तो मैं तो आपको कहूँगा आप भी प्लीज़ अगर प्लान कर रहे हैं तो कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। इमिग्रेशन स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सोलो ट्रैवलर घूम रहे हैं इंडिया के, और जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उस हिसाब से ट्रैवल करेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है आने वाली। थोड़ा ध्यान से ट्रैवल करना, मतलब यार देखो थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। अगर आप बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं जा रहे तो फिर तो ऑब्वियसली एंट्री डिनाई हो जाएगी। बाकी जो लोग हैं वहाँ के बिल्कुल चिल है, हेल्पफुल है, बात नहीं करते ज़्यादा, बट अगर आप उनसे कुछ हेल्प मांगोगे तो वो कर देंगे। थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है बट स्टिल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट जैसे मैं करता हूँ, और हर जगह काम चल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी, सभी कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे वीडियो पे कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। तो ठीक है, करते हैं ब्लॉग ख़त्म, चलते हैं अपने घर, मिलते हैं आपसे नई कंट्री में जाके नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।